गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 4, जिसमें किसके बारे में वर्णन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो हमने भाग 3 तक देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसका वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज हम देखने जा रहे हैं भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उनके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं उनके बारे में डिटेल से वर्णन करेंगे। चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अपने फ्रेंड के पास अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। चलिए देखते हैं भारत के नीति निर्देशक तत्व भाग 4, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व उनके बारे में चर्चा। अनुच्छेद 36 से 51 तक के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन। अब देखते हैं कि सबसे पहले आखिर ये डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो होते क्या है। ये भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। ये इसे आयरलैंड से लिया गया है। इसे कौन से देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से इसे कहाँ के संविधान से लिया गया, स्पेन के संविधान से लिया गया। हमारे भारत में इसे आयरलैंड से लिया गया और आयरलैंड के संविधान ने इसे स्पेन से लिया है। तो इस प्रकार से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। संविधान से लाया गया है, किस संविधान से, स्पेन के संविधान से इसे आयरलैंड ने लिया है। ये ऐसे तत्वों को रखे गए हैं जो देश के लिए आवश्यक है। ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किंतु संविधान बनने के समय, जब संविधान बना था, उस समय सरकार के पास उतनी धन नहीं थी और ना ही उतने संसाधन थे। इस वजह से इसलिए यह सरकार की इच्छाओं पर निर्भर नहीं है। जिस कारण से इसे जो केटी शाह हैं उन्होंने कहा है कि यह क्या है, एक चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता। नीति निर्देशक तत्व को केटी शाह के द्वारा, जो केटी शाह हैं उन्होंने इसे क्या कहा है, नीति निर्देशक तत्व को जो नीति निर्देशक तत्व है वह एक चेक के समान है जिसका भुगतान अपनी इच्छा से बैंक नहीं कर सकता। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मतलब नीति निर्देशक का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है, कि इसमें के लिए समाज का कल्याण हो सके, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सके। आर्थिक लोकतंत्र मतलब लोगों को आर्थिक रूप से समान अधिकार मिल सके, उनका विकास हो सके। इसके लिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसकी स्थापना का उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 36 क्या कहते हैं। अब सभी अनुच्छेद के बारे में एक एक करके वर्णन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 36 क्या कहता है। अनुच्छेद 36 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके परिभाषा का वर्णन किया गया है। उसके परिभाषा में क्या कहा गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो समाज के कल्याण के लिए होगा, समाज के कल्याण और समाज के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है और इसकी परिभाषा, इसको परिभाषित अनुच्छेद 36 में किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में इसमें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा। जो अनुच्छेद 37 है इसमें कहा गया है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात न्यायालय द्वारा इसमें परिवर्तनीय नहीं है और न ही इसे वाद्य योग्य है। मतलब इसे किसी न्यायालय में इसकी कार्यवाही या इसके खिलाफ नहीं जा सकते, किसी न्यायालय में इसके खिलाफ नहीं जा सकते जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और न ही ये प्रवर्तनीय है। इस पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने योग्य नहीं है। इसका हमारे मौलिक अधिकार, हमें अधिकार नहीं देता कि हम इसके लिए कानून की मदद लें। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। किनके ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वह इनका पालन नहीं भी करते तो इसके लिए हम किसी कानून की सहायता नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य नहीं है। ये अनुच्छेद 37 में कहा गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में कहा गया है लोक कल्याण की अभिवृत्ति, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। जो सरकार है वो जनता का कल्याण करेगी। ये उनके लिए कल्याण करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ये राज्य सरकार
जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोक कल्याण की अभिव्यक्ति एवं अर्थात सरकार जनता के कल्याण करे, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो इसके लिए हम कानून की सहायता नहीं ले सकते। जैसे कि लोक कल्याण की और सरकार जनता के कल्याण करेगी, जैसे किस प्रकार से करेगी, जैसे राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाएगी, प्रत्येक व्यक्ति को राशन कार्ड हर जिले में सुनिश्चित करवाएगी ताकि उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। ये कौन करेगा? ये राज्य सरकार करेगा। तो राज्य की नीति से निर्देशकता तो किस पर आधारित है? तो राज्य सरकार पर आधारित। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि अनुच्छेद 39 कहता है कि इसके लिए सभी को समान वेतन दिया जाएगा। जैसे कोई समान कार्य कर रहा है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसको समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 कहता है कि समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण किया जाएगा। जैसे किसी सेक्टर में स्त्री पुरुष कार्य कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसको समान रूप से वेतन दिया जाएगा। दोनों एक ही समय, एक ही टाइम, एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। परंतु आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर होते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल हो गए, प्राइवेट क्लिनिक्स हो गए, ऐसे जगहों में थोड़ा सा भेदभाव की स्थिति आ जाती है। जैसे महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है पुरुष की तुलना में। अगर उसी काम को पुरुष कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में तो पुरुष को वेतन ज़्यादा दिया जाता है। परंतु गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखेंगे कि दोनों का वेतन समान रहता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 39 का क। अनुच्छेद 39 का क में निःशुल्क विधिक सहायता मतलब कानूनी सहायता के बारे में इसको वर्णन किया गया है। और इसका संशोधन कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये पहले जो मूल संविधान था उसमें नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया है 39 क के रूप में। निःशुल्क विधिक सहायता, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, उनके लिए विधिक सहायता कानूनी रूप से सहायता दी जाती है। जैसे कुछ कार्यालय है, अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाना है तो इसके लिए निःशुल्क सुविधाएं दी जाती है। जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क पे नहीं करना पड़ेगा। ये किस में आता है? ये आता है अनुच्छेद 39 का क में, और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। अगर आप अपने लिए जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, या फिर ऐसे निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अगर आप बनवाते हैं तो आपको इसके लिए अनुच्छेद 39 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाएगा। परंतु आज देखेंगे आज के डेट में कि ये बहुत कम होता है। अगर आपको अपना काम करवाना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है कि ये सब सुविधाएं हमें निःशुल्क मिलनी चाहिए और हमें निःशुल्क मिलती है। परंतु अगर नहीं भी मिल रही है तो इसके लिए हम किसी भी प्रकार के कानून की सहायता नहीं ले सकते। अब देखते हैं अनुच्छेद 40। अब देखते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में वर्णन किया। जो ग्राम पंचायत उसके संगठनों के बारे में अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 41। इसमें कुछ दशाओं में सरकारी सहायता का वर्णन किया गया है। जैसे कि वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांगता पेंशन है, साइकिल है, विकलांगता साइकिल है, विकलांग लोग को साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस सभी सुविधाओं कौन देती है? सरकार देती है। कौन सी सरकार? राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है। ये सब सुविधाएं किस पे आता है? अनुच्छेद 41 में इसकी चर्चा की गई है। मतलब कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसके तहत सरकार सहायता प्रदान करती है। शिक्षा प्राप्त करना है, वृद्धा पेंशन है, जो बुजुर्ग हो गए हैं उनको पेंशन दिया जाता है, जो विधवा महिलाएं हैं उनको पेंशन दिया जाता है, विकलांग बच्चे, विकलांग व्यक्ति, उनको साइकिल एवं स्कॉलरशिप की सुविधाएं, इस प्रकार की सुविधाएं किसके अंतर्गत आती हैं? अनुच्छेद 41 के तहत इसके अंतर्गत आता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 42 क्या कहता है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है?
अनुच्छेद 42 कहता है न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा एवं प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना। गर्भवती द्वारा कठोर श्रम ना करना। जैसे कुछ अवस्थाएं होती है, जैसे महिलाओं की प्रसूति सहायता, जब उनका डिलीवरी का टाइम आता है तो उनको प्रसूति सहायता दिया जाता है। उनको विशेष रूप से छुट्टी का प्रावधान किया, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट कर्मचारी है, उनको कुछ महीने की छुट्टी दिया जाता है जब तक उनका बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाता, जब तक वो कुछ महीनों की छुट्टी दी जाती है प्रसूति सहायता के रूप में, और उनको कुछ शुल्क भी उपलब्ध करवाए जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो इस प्रकार के जो बातें कही गई है, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उनको सुविधाएं दी जाती है, इस प्रकार के सुविधा किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। और जैसे गर्भवती महिला है, उनके द्वारा जो कठोर शारीरिक परिश्रम है उसके लिए भी छूट दी जाती है, उसके लिए भी छुट्टी या अवकाश दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चल सके। जैसे कि अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि अगर कोई मजदूर है उसको इतना उसकी मजदूरी ज़रूर देना चाहिए कि उसका जो परिवार है वो चल सके, उसका भरण पोषण हो सके। एकदम कम उसका मजदूरी और दे रहे हैं और उसका परिवार नहीं चल रहा है तो यह उसके साथ अन्याय होगा। और ये अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि उसको उतना मजदूरी अवश्य ही देना चाहिए जितना कि उसका और उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। अब देखते हैं इसको याद करने का ट्रिक। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 41, 42 और 43 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए इसे ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कैसे होगा। तो इसका ट्रिक होगा दामन। इसका ट्रिक क्या है? दामन। द से दशा, म से मनोचित दशा और न से निर्वाह योग्य मजदूरी। मतलब कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दिया जाएगा। 10 से दशाओं में मतलब कुछ ऐसी दशा होगी जिसमें सरकारी सहायता दी जाएगी। म से मनोचित दशा मतलब कुछ ऐसी स्थिति या ऐसी कंडीशन होगा जिसके लिए सरकार मदद करेगी, प्रस्तुति सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार की मनोचित दशा होती है उसमें भी मदद करती है राज्य सरकार के द्वारा। और निर्वाह योग्य मजदूरी मतलब उसके निर्वाह के लिए, उसके जीवन यापन के लिए उतनी मजदूरी ज़रूर देनी होगी जितनी कि उसकी परिवार चल सके, उसका भरण पोषण हो सके। इस प्रकार से हम ट्रिक की सहायता से इसे याद कर सकते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 अनुच्छेद 43 का उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। इस प्रकार से हम अपने इस अनुच्छेद को, जो अनुच्छेद है 41 है, 42 है और 43, उसको बहुत इजी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक हमने बताया दमन, जिसमें कुछ दशाएं होती है जिसमें सरकारी सहायता दिया जाता है। जैसे कि कुछ दशाएं मतलब हमने ऊपर समझा था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कुछ दशा होती है जैसे कोई व्यक्ति को फीवर है और वह काम करने के लिए सक्षम नहीं है, तो इस प्रकार से उन्हें कुछ दिन की अवकाश दिया जाएगा, या वो स्वास्थ्य में उसकी इश्यूज़ हैं तो इस कंडीशन में उनको छुट्टी या अवकाश दिया जाएगा। इस सब क्या आते हैं? ये सब दशाएं में आते हैं जिसमें सरकारी सहायता दी जाती है। परंतु अगर सरकार नहीं चाहेगी कि उसको छुट्टी मिले या वो उसे अवकाश दिया जाए या उस प्रकार की उसे सहायता मिले तो वो नहीं दे सकती। इसके लिए कानून, ये सरकार जो राज्य सरकार है वो बाध्य नहीं है, क्योंकि राज्य नीति नहीं दे सकता। तो मैं जितने भी कानून हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, वो यही बताता है कि इसे करने के लिए जो सरकार है वो बाध्य नहीं है, ना ही इसको करवाने के लिए हम किसी सरकारी कर्मचारी के पास जा सकते हैं और ना ही इसका कानून के पास इसका रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा
मनोचित दशा, मनोचित दशा और प्रसूति सहायता, मतलब कुछ अवस्थाओं में प्रसूति सहायता के लिए शुल्क और अवकाश दी जाती है, इन सब के बारे में कहा गया है। निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब इतनी तो वेतन या इतना ही मजदूरी जरूर देना चाहिए जितना कि उसका भरण पोषण हो सके, ये हमने देख लिया। और इसे कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक के सहायता से दामन करके याद कर सकते हैं, ये हमारा ट्रिक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 का क में कहा गया है कि उद्योग प्रबंधन कामगारों की भागीदारी, इससे संबंधित अनुच्छेद 43 के क में कहा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें समान सिविल संहिता अर्थात किसी भी धर्म के लिए जो विवाह है और तलाक है, शर्त है, वो क्या रहेगी, समान रहेगी, भले ही विवाद की रीतियाँ अलग हो। जो वाद में जो विवाद होता है, जैसे कुछ रीतियाँ होती है, अपना अपना तरीका, अपना अपना कल्चर, अपना जो भी रीति रिवाज होते हैं, भले भी अलग हो सकती है, उनकी रीतियाँ अलग हो सकती है, लेकिन कानूनी रूप से जितने भी विवाह होंगे और तलाक होगा, उनके जो शर्त हैं वो सबके लिए समान होंगे, सबके लिए, चाहे वो कोई भी धर्म को हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख या ईसाई, कोई भी धर्म का हो, उसके लिए समान रूप से तलाक और विवाह का जो दस्तावेज है वो समान रहेगा, समान रूप से उनका विवरण किया जाएगा। ये किस में कहा गया है, ये अनुच्छेद 44 में कहा गया है। भले ही बाद में कानूनी रूप के बाद उनकी जो रीतियां हैं वो भले भले अलग हो सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आप नोट करके ज़रूर लिख लीजिए। अपराध के कानून को दंड संहिता अर्थात चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। जो अपराध के लिए जो कानून बनाया जाता है, अपराध के लिए, अपराध को रोकने के लिए क्या लाया जाता है, दंड संहिता। और चुनाव के लिए जो चुनाव के समय कानून लाया जाता है उसे क्या जाता है, उसे कहा जाता है आचार संहिता कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है कि 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क सुविधा दिया जाए शिक्षा की, ताकि वे अपना विकास कर सकें। इसके लिए कोई भी राज्य सरकार बाध्य नहीं है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हर बच्चों के शिक्षा के ऊपर ध्यान दे जिसकी आयु 6 वर्ष से 16 वर्ष के बीच है। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया, ये अनुच्छेद 45 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 45 के बाद अब आता है नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 46। नेक्स्ट अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि जो ST SC OBC के लिए विशेष आरक्षण दिया गया है। जो राज्य सरकार अपने क्षेत्र के कंडीशन को देखकर उसके लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान कर सकती है और कई जगहों पर करती भी है। जैसे ST है, कुछ पिछड़े कैटेगरी हैं, और OBC है, SC है, इसके लिए विशेष आरक्षण दिए गए हैं, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या सरकारी वर्क के क्षेत्र में हो या स्कॉलरशिप, जैसे स्कॉलरशिप जो स्कूल में प्रदान किए जाते हैं, जो बच्चों को स्कूल में स्कॉलरशिप दिए जाते हैं उनके क्षेत्र में हो, ये सभी क्षेत्रों में जो ST SC OBC है उनके बच्चों को आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, और इसका प्रबंधन कौन करता है, इसका प्रबंधन करता है राज्य सरकार। अगर वह आरक्षण नहीं भी दे रही है तो इसके लिए हम किसी भी कानूनी सहायता नहीं ले सकते। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 47। 47 में कहा गया है सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाएगी एवं नशीले दवाएं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। जो सरकार है वो स्कूल में जैसे बच्चों को जो निःशुल्क भोजन दिया जाता है, मध्याह्न भोजन, वो उपलब्ध करवाएगी। और जो आंगनबाड़ी होता है, आंगनबाड़ी केंद्र होता है जहाँ छोटे बच्चों को और महिलाओं को पोषण आहार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी पोषण के लिए, उनके बच्चे के विकास के लिए, जो गर्भ में होते हैं उनके विकास के लिए सरकार द्वारा अनुच्छेद 47 के तहत पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराई जाती है। जो छोटे बच्चे हैं उनको दलिया, रेडी टू ईट, इस सभी किसके अंतर्गत आते हैं, पोषण आहार के अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 47 के तहत वह उपलब्ध करवा जाता है। और नशीली दवाइयाँ हैं, जो ड्रग्स है, इस प्रकार की जो भी नशीली दवाई हैं उनके लिए प्रतिबंध सरकार लगाती है। एवं जो शराब पर भी प्रतिबंध कौन लगाएगी, राज्य सरकार लगाएगी। अगर पूर्ण रूप से यह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्रीय आय है वो इन्हीं के सहारे आधी सहायता कौन करता है, जो
शराब की फैक्ट्रियाँ हैं, इन्हीं की मदद से हमारा जो राष्ट्रीय आय है वो चलता है। लेकिन कुछ हद तक इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे कि विदाउट लाइसेंस के जो गैर कानूनी रूप से जो शराब या नशीले दवाएं का बेचते हैं उन लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ये कौन कहता है? ये अनुच्छेद 47 के तहत कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राज्य सरकार को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हम देखेंगे अनुच्छेद 48 का अनुच्छेद 48 के काम में कहा गया है कि पर्यावरण एवं वन्य जीव के संरक्षण करना सरकार का कर्तव्य है। जो राज्य सरकार है उनका कर्तव्य है कि वे वन का संरक्षण करे, वन्य जीव का संरक्षण करे। और इसे कितने में जोड़ा गया है? इसे अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया है। 48 क को इसे जोड़ा गया है 1976 संविधान संशोधन के तहत। तो इस प्रकार से राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे और वहाँ के जो जीव जंतु जो अब लुप्त हो रहे हैं उनके विकास के लिए, उनके जीविका को और उनके जनरेशन को संभाल के रखने के लिए योजनाएं लाए। ये कौन करेगा? ये राज्य सरकार करेगा। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 49 कहता है जो राष्ट्रीय इमारक है उसकी संरक्षण राज्य सरकार का कर्तव्य है। जो राज्य सरकार होते हैं उनका जो कर्तव्य बनता है कि जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, जैसे लाल किला है, इंडिया गेट है, इन सब के संरक्षण के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। ये उनका कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं करती है तो इसके लिए भी हम कानून की सहायता नहीं ले सकते। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका अलग अलग करना। जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है उसको अलग रखना है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का कार्य राज्य सरकार का है। और ये किसमें चर्चा है? इसकी चर्चा अनुच्छेद 50 में इसकी चर्चा है। अब देखते हैं, हमने कल की क्लास में देखा था फ्रेंड्स जो मूल अधिकार है उनको, और आज की क्लास में हमने देखा जो भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में। जो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ते हैं। चले देखते हैं कि क्या है, कौन कौन से इसमें अंतर आते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। क्योंकि आप ऐसे 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी और आप देख सकेंगे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि जो मूल संविधान है उसमें मौलिक अधिकार वो कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। और जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार भाग की चर्चा किस में है? मूल अधिकार की चर्चा भाग 3 में है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है उसकी चर्चा भाग 4 में किया गया है। और जो मूल अधिकार है वो नैसर्गिक अधिकार होता है और जन्म लेते ही यह मिल जाता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं नैसर्गिक अधिकार नहीं होता और सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब जो मूल अधिकार होता है वह नैसर्गिक अधिकार होता है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह उसे मूल अधिकार स्वतः ही मिल जाता है और अगर उसका हनन होता है तो वो कानून की सहायता ले सकता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। अगर राज्य सरकार चाहे तो वो करवा भी सकती है और नहीं चाहे तो वो कार्य नहीं भी कर सकती, उसके लिए वह बाध्य नहीं है। सेकेंड है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कहा गया है मूल अधिकार में, हमारे मौलिक अधिकार में, कि अगर इससे हमारे इस अधिकार को, मूल अधिकार को कोई हनन करता है तो इसके लिए हम कानून की मदद ले सकते हैं और यह वाद योग्य है। परंतु जो नीति निर्देशक तत्व है वह वाद योग्य नहीं है। अगर हमारे नीति निर्देशक तत्वों में से जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें से किसी का हनन होता है तो इसके लिए हम कानून की सहायता नहीं ले सकते और ना ही ये वाद योग्य है, ना ही इसके वाद विवाद करने योग्य समझा गया है। नेक्स्ट है, यह सरकार की शक्ति को घटा देता है, अर्थात ऋणात्मक है। जो सरकार की शक्ति है उसको घटा देता है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो धनात्मक होता है और सरकार की शक्ति को और भी बढ़ा देता है। जो मूल अधिकार है उसे निलंबित किया जा सकता है, परंतु जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसे निलंबित नहीं किया जा सकता। यह व्यक्ति के भलाई के लिए लिया गया है, लेकिन यह समाज की भलाई के लिए।
जो मूल अधिकार है वो व्यक्ति के भलाई, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के भलाई को ध्यान में रखते हुए मूल अधिकार को लिया गया है। परंतु जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो परमानेंट किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरे जबकि समाज के विकास को ध्यान में रखकर इसका स्थापना किया गया है। तो इस प्रकार से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से देख लीजिए, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जो बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप को टाइम पर मिल सके। अपने फ्रेंड्स हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। तो ठीक है, बाय।